सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकुल त्यागी और मैं फिर आ गया हूँ। मतलब है ना, पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी। लगभग 40 मिनट की। और उस 40 मिनट में भाई मेरा गला दुख गया था। मेरी जो एनर्जी थी ना वो पूरी की पूरी डाउन हो गई थी। तुम उस वीडियो में जाके देख सकते हो, है ना। लास्ट का टाइम, एक तो रात का टाइम था, रात के लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे थे। ऊपर से ना भाई मैं 40 मिनट की वीडियो बना ली, और वो पहली वीडियो थी जो मेरी लगभग 40 मिनट की गई है। इससे पहले मैं जो मैंने वीडियो बनाई थी ना वो लगभग 10 मिनट की थी। और आज भी मैं क्या सोच रहा हूँ, आज भी मैं सोच रहा हूँ कि 40 मिनट की लगभग वीडियो बनाऊँ। तो आज कौन सा टॉपिक है मेरे पास पढ़ाने के लिए? आज मेरे पास टॉपिक है कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्कवर हुआ, है ना। लेकिन आज हम इस वीडियो में बताऊँगा, आज हम नहीं, आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तभी हमें प्रोटॉन के बारे में पता चलेगा कि प्रोटॉन किस तरीके से डिस्कवर हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी लगभग सेम है ना, लगभग सेम है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? हमने एक बैटरी ली थी, उससे कैथोड और एनोड को जोड़ा था, और एक कैथोड ट्यूब ली थी, है ना, एक बड़ी सी ट्यूब ली थी। उस ट्यूब के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किया था। हमने हाई वोल्टेज कर दिया था और प्रेशर लो कर दिया था। अब मैं रीज़न बताता हूँ हाई वोल्टेज और लो प्रेशर करने का रीज़न क्या था। हाई वोल्टेज का करने का मतलब क्या था, खुद सोचना। इधर पॉजिटिव प्लेट लग रही है, इधर नेगेटिव प्लेट लग रही है, और हमने क्या किया था, याद करो। उस कैथोड ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस भरी थी। मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हम गैस को इसी भर सकते हैं। तो हमने क्या करा था, हमने उस ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस फिल करी थी। अब तुम खुद सोचना, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और इधर नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, और बीच में क्या है, हाइड्रोजन गैस का एटम है, तो क्या होगा? उस एटम के पास अपना खुद का एक न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। तो मानो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के चारों तरफ घूम रहा होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ यार, फ़ायदा बताना। हाई वोल्टेज का फ़ायदा क्या हुआ? हाई वोल्टेज का फ़ायदा ये हुआ, इधर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इधर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब क्योंकि इधर पॉजिटिव की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की क्षमता रखेगा। किसको? इलेक्ट्रॉन को। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो गया है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, बीच में इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, जो कि हाइड्रोजन के चारों तरफ घूम रहा है। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, उस तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी में रहेगा। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है किसकी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। किसकी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के तो भाग गया पॉजिटिव साइड की तरफ को, पीछे क्या छोड़ गया? पीछे क्या छोड़ गया? पीछे वो छोड़ा H पॉजिटिव को। क्यों? भाई हाइड्रोजन का एटम था, हाइड्रोजन का एटम एरो बनाया, ठीक है, एरो बनाया। हाइड्रोजन के एटम ने जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो वो कैसे बचा? अब वो बचा H प्लस की फॉर्म में। अब वो H प्लस कहाँ जाएगा? अब वो H प्लस कहाँ जाएगा? अब वो H प्लस जाएगा नेगेटिव साइड की तरफ, क्योंकि H पॉजिटिव क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन है। तो वो क्या करेगा, वो नेगेटिव प्लेट की साइड को भागेगा। अब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, इधर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन भाग गया इधर, बचा क्या पीछे? पॉजिटिव चार्ज। अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ को भागेगा। अब क्योंकि हमने इस नेगेटिव चार्ज के पीछे ZnS की कोटिंग कर रखी है। किसकी? ZnS की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमने क्या करा था, पॉजिटिव प्लेट के पीछे हमने ZnS की कोटिंग कर दी थी, जिससे हमें पता चला कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ एक पार्टिकल भागा भागा आ रहा है, और वो उसके पीछे जाके हिट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि यार ऐसा कोई सा नेगेटिव चार्ज है, ऐसा कोई सा नेगेटिव पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ को भागा आ रहा है। उस नेगेटिव पार्टिकल को उसने बोला ये है इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी के केस में उसने क्या देखा, उसने किसने, अभी उसका नाम बताऊंगा, जिसने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। उस बंदे ने क्या देखा, उसने इस बार क्या करा, जब वो छोड़ के भागा, इलेक्ट्रॉन तो इधर भाग गया पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब जो प्रोटॉन बचा,
वो भागेगा इस नेगेटिव प्लेट की साइड को, और इस बार इसने क्या करा, इस नेगेटिव प्लेट के पीछे जेड एन एस की कोटिंग कर दी। इस बार इसने उल्टा करा। उस टाइम क्या था, पॉजिटिव प्लेट के पीछे कोटिंग करी थी ताकि हमें नेगेटिव पार्टिकल का पता लग सके। अब क्या है, अब वो किसी और दूसरे पार्टिकल की तलाश में है, तो उसने क्या किया, उसने दूसरी साइड में जेड एन एस की कोटिंग कर दी, जिसकी वजह से वो जो प्रोटॉन था ना, वो प्रोटॉन उस नेगेटिव प्लेट की तरफ को भागा और उस प्लेट में छेद कर दिए छोटे छोटे, है ना, जिससे अट्रैक्टिव भी हो जाए और ताकि उससे पार भी हो सके। जैसे ही वो पार्टिकल उससे पार हुए, पीछे जाके उस स्क्रीन से टकराए, तो वो स्क्रीन ग्लो हुई, है ना, वो स्क्रीन ग्लो हुई और कौन सा कलर दिखाया, रेड कलर। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में कौन सा कलर दिखाया था, ग्रीन कलर दिखाया था, और प्रोटॉन की डिस्कवरी में क्या दिखाया, एक रेड कलर का ग्लो दिखाया। अब हमें नहीं पता था स्टार्टिंग में वो कौन सा पार्टिकल था, लेकिन हमने ये देख लिया था कि राइट साइड में हमारा नेगेटिव प्लेट है और इस पे आके टकरा रहे हैं कौन से, पॉजिटिव पार्टिकल। तो उसने इससे अंदाज़ा लगाया कि वो जो पार्टिकल इसकी इस साइड आ रहा है ना, जो कि रेड ग्लो दिखा रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखता है। और क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखता है, तो उस साइंटिस्ट ने उस पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया क्या, प्रोटॉन। उस साइंटिस्ट ने उस पॉजिटिव चार्ज का नाम दे दिया प्रोटॉन। ठीक है। अब वो साइंटिस्ट कौन था जिसने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, एक सेकंड रुक जाना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी किसने भाई, जे थॉमसन ने। मेरे दिमाग में आ रहा था थॉमसन नाम, लेकिन मैंने सोचा यार थॉमसन, क्या पता मैं गलत बोल लूँ। लेकिन हाँ, जे थॉमसन ने इसकी खोज करी थी इलेक्ट्रॉन की। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी गोल्ड स्टीन ने, है ना। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, गोल्ड स्टीन ने। इसका नाम है भाई पूरा, ई गोल्ड स्टीन। ठीक है। तो अब तुम देखना, सोचो, हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी में, मैंने तुम्हें बताया था गैस कोई सी भी भर सकते हैं। क्यों, गैस हम कोई सी भी इसलिए भर सकते हैं क्योंकि एट द एंड हमको इलेक्ट्रॉन ही निकालना है। और इलेक्ट्रॉन भले ही ऑक्सीजन का हो, भले ही नाइट्रोजन का हो, भले ही सल्फर का हो, भले ही किसी भी एलिमेंट का हो, इलेक्ट्रॉन का किसी भी चीज़ से लेना देना है नहीं। इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ का हो, उस पर चार्ज उतना ही रहेगा, उस पर कुछ भी बदलाव नहीं रहेगा। भले ही नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन उठाओ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उठाओ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन उठाओ, तीनों के तीनों पार्टिकल सेम ही रहेंगे, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हम कोई सी भी गैस उसके अंदर भर सकते थे, उस ट्यूब के अंदर। अब बात आई, हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में क्या हम कोई सी भी गैस भर सकते हैं, बताओ, सोचो भाई बात, क्या हम कोई सी भी गैस भर सकते हैं, नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या है, प्रोटॉन हम किसको कहते हैं, प्रोटॉन हम कहते हैं जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि जब वो H प्लस बनाता है, उस H प्लस का नाम होता है प्रोटॉन। यानी जब तक उस गैस के अंदर H प्लस का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक हम ऐसे नहीं कह सकते कि प्रोटॉन हमने डिस्कवर कर दिया, है ना। अगर मान लो मैंने गैस भर दी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बाहर कूद जाएगा, और जो पीछे H प्लस छोड़ा जाएगा, वो H प्लस जाके नेगेटिव प्लेट पे धावा बोलेगा, और जिसकी वजह से हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी मिल जाएगी। और प्रोटॉन हमने किसको बोला, पॉजिटिव पार्टिकल को हमने प्रोटॉन नहीं बोला, हमने बोला है H प्लस को प्रोटीन, प्रोटीन कह रहा हमने बोला है H प्लस को प्रोटॉन। प्रोटॉन नाम जो है ना, वो हमने H प्लस को दिया है, ना कि पॉजिटिव पार्टिकल को। ठीक है। तो जब तक H प्लस फॉर्म नहीं होगा, तब तक हम उसको ऐसे नहीं कह सकते हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी, है ना, हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी। अब सोचो, मैंने उस अगर ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस भरी होती, क्या होता, अगर मैंने उस गैस के अंदर, उस चैम्बर के अंदर अगर मैंने ऑक्सीजन गैस भरी होती, तो क्या होता, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता, वो इलेक्ट्रॉन जाता पॉजिटिव प्लेट की साइड, और जो O प्लस बनता, है ना, जो कि O प्लस बनता, पॉजिटिव चार्ज बनता, वो बनता, और वो बनने के बाद हमारा नेगेटिव साइड की तरफ वो जाता।
क्योंकि O प्लस को हम प्रोटॉन नहीं कहते हैं, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, क्योंकि O प्लस को हम प्रोटॉन नहीं कह सकते, उसका नाम ही प्रोटॉन नहीं है भाई, प्रोटॉन होता है सिर्फ H प्लस। तो क्योंकि O प्लस प्रोटॉन ही नहीं है, तो O प्लस अगर इधर ट्रैवल भी कर रहा है और टकरा भी रहा है ना, तो भी हम ऐसे नहीं कह सकते हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी। नहीं भाई, प्रोटॉन की डिस्कवरी तब होगी जब हम सिर्फ उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भरेंगे। प्रोटॉन की डिस्कवरी तब नहीं होगी जब हम हाइड्रोजन के अलावा कोई और सी गैस को भरेंगे। अगर हमने नाइट्रोजन भर दिया तो हम ऐसे नहीं कहेंगे हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कर दिया, तब हम ये कहेंगे कि हमने पॉजिटिव पार्टिकल को ढूंढ निकाला। अगर मैंने उसमें ऑक्सीजन भर दिया तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने पॉजिटिव प्रोटॉन को निकाला है ना, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने प्रोटॉन निकाला, हम ऐसे कहेंगे कि हमने एक पॉजिटिव पार्टिकल को ढूंढा है। अगर मैंने गलती से उसमें सल्फ़र एटम को डाल दिया, उसमें सल्फ़र गैस को डाल दिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने प्रोटॉन की खोज कर दी, क्योंकि S प्लस इज़ नॉट प्रोटॉन, S प्लस इज़ नॉट प्रोटॉन, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी है, हम ये कहेंगे कि हमने एक पॉजिटिव पार्टिकल की डिस्कवरी करी है ना। प्रोटॉन की डिस्कवरी तभी हो पाएगी जब हम उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भरेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही एकमात्र ऐसी है जो हमें H प्लस बना के देगी, और H प्लस को ही हमने प्रोटॉन बोला है। तो जब तक उस गैस के अंदर H प्लस फॉर्म नहीं होगा, तब तक हम उस चीज़ को प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं कह सकते। यानी नेचर ऑफ द गैस पे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर हम इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं तो गैस के नेचर पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं तो उसके अंदर, भाई यार मम्मी यहाँ खड़ी है ना, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई कोई सी एक फिक्स्ड गैस भरो, नहीं, हम कोई सी भी गैस भर सकते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड इलेक्ट्रॉन को ही निकालना है बाहर को, है ना। हमें एट द एंड इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालना है, तो हम कोई सी भी गैस भर सकते हैं, लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हमें सिर्फ H प्लस को निकालना है और H प्लस को ही हिट कराना है। तो जब तक हम हाइड्रोजन गैस नहीं भरेंगे तब तक H प्लस नहीं निकलेगा, और जब तक H प्लस नहीं निकलेगा तब तक हम उस डिस्कवरी को प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं कह सकते। यानी क्या, एक पॉइंट आता है इसके अंदर, क्या आता है पॉइंट, यानी द नेचर ऑफ E/m रेशो ऑफ द एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, है ना। यानी तुम खुद सोचना, जब बहुत सारे एटम्स होंगे उस गैस के अंदर हाइड्रोजन के, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो वो एक तरह से रे की फॉर्म में होंगे, है ना। एक तरह से इमेजिन करो बहुत सारी रेज आ रही है सामने से, जैसे सन रे होती है ना, किसी तुम खिड़की में देखो, खिड़की में से धूप गिरती है, तो ऐसे ही इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने H पॉजिटिव की रे आ रही है, H पॉजिटिव की रे आ रही है। उस H पॉजिटिव की रे को उसने कहा एनोड रेज, उस H पॉजिटिव की रे को कहा, क्या कहा उसने, एनोड रेज कहा। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि जो स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, E/m, यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो इसमें E/m क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ द प्रोटॉन। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारा गैस पे, E/m रेशो। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन वाले सिनेरियो में सोचो, जब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे थे, तब सोचो E/m रेशो में होता क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, याद करो भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो भी नेगेटिव में, है ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू होती है ना, वो फिक्स होती है। कोई सी भी गैस भर दो, कुछ भी कर लो तुम, एट द एंड तुम्हें इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, दोनों का रेशो ही लेना पड़ेगा, जो कि रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा, कभी भी चेंज होगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में तुम्हें चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन करना पड़ेगा। अब ये
गैस पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि अगर हमने नाइट्रोजन गैस भरी तो अलग आएगा, हाइड्रोजन गैस भरी तो अलग आएगा, सल्फ़र गैस भरी तो अलग आएगा, है ना। मतलब अलग अलग गैस पे डिपेंड कैसे कर पा रहा है, मैं बताता हूँ कैसे डिपेंड कर पा रहा है। अब तुम कुछ सोचना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मास और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में अगर हमने कोई और सी गैस भर दी तो ई बाई एम रेशो किसका होगा। मान लो अगर मैंने हाइड्रोजन की गैस भरी उसके अंदर, तो ई बाई एम क्या होगा, चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन भरता हूँ तो उस सिनेरियो में चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर मैं नाइट्रोजन गैस भरता हूँ तो क्या होगा, चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तुम देख रहे हो डिफरेंस क्या आ रहा है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में ऊपर चार्ज, अगर मैं हाइड्रोजन भर रहा हूँ तो ऊपर चार्ज हाइड्रोजन का, नीचे मास हाइड्रोजन का, तो दोनों का रेशो अलग आएगा क्योंकि एटम ही हाइड्रोजन का है। अगर मैं नाइट्रोजन एटम लेता हूँ तो उसमें क्या है, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ नाइट्रोजन एटम। नीचे चार्ज नहीं आएगा, ऊपर चार्ज आएगा, नीचे मास आएगा। तो नाइट्रोजन वाले केस में क्या होगा, चार्ज ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। मतलब भाई एटम ही अलग अलग हुए और एटम ही अलग अलग हो गए तो स्पेसिफिक चार्ज भी अलग आएगा। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब ई बाई एम का रेशो भी अलग अलग आएगा, तो तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यानी इलेक्ट्रॉन की जब हम डिस्कवरी कर रहे थे, अगर उसमें हम ई बाई एम का रेशो निकालें तो कांस्टेंट आएगा, उसमें कभी भी गैस की वजह से ई बाई एम रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। चार्ज ऑन प्रोटॉन में अगर हम गैस दूसरी भर देते हैं तो उसमें मास भी दूसरा आएगा, मतलब चार्ज भी किसी दूसरे आइटम का आएगा, मास भी दूसरे आइटम का आएगा। अगर हम दूसरा आइटम भरते हैं उसके अंदर तो मास, चार्ज ऊपर अलग आएगा, नीचे मास अलग आएगा, यानी एटम ही अलग अलग हो गए, गैस ही अलग अलग हो गए, तो ई बाई एम रेशो भी अलग अलग आएगा। किसमें, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। यानी कि इंग्लिश में लिखा हुआ है द नेचर ऑफ द ई बाई एम रेशो ऑफ द एनोड रेज। किसका, एनोड रेज, कैथोड रेज का नहीं। कैथोड रेज हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन वाले का। तो द नेचर ऑफ द ई बाई एम रेशो ऑफ द एनोड रेज आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। समझ रहे हो ना। यानी गैस चेंज होने से ई बाई एम रेशो भी चेंज हो जाता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, बात आती है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी हमारा एक भैया आते हैं ना, जेम्स चैडविक। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करी, उन्होंने एक शीट ली। क्या ली, एक शीट ली जो कि बहुत पतली थी, बहुत ज़्यादा, निहायती पतली, है ना। ली कौन से एलिमेंट की उसने शीट ली, बेरिलियम की। किसकी, बेरिलियम एक एटम है, एलिमेंट है, मतलब Be, है ना। उसने बेरिलियम की एक शीट ली जो जिसको बहुत ज़्यादा पीटा, है ना, बहुत ज़्यादा पीटा, उसको पतला कर दिया, बहुत ज़्यादा पतला कर दिया। और उस पर उसने क्या करा, उसने अल्फ़ा पार्टिकल को फेंक फेंक के मारा, है ना। जैसे मान लो मेरे हाथ में अल्फ़ा पार्टिकल है ना, उसने ऐसे से बेरिलियम के ऊपर ऐसे फेंक फेंक के मारा, है ना। जब उसने फेंक फेंक के मारा तो उसको क्या दिखा, उसको एक चीज़, एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी। उसने जैसे ही बेरिलियम की थिन शीट पर बम्बार्डमेंट कराया, किसका, हीलियम के पार्टिकल का, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल, तो उसने देखा कि एक कार्बन का एटम मिला है ना। उसने क्या किया, बेरिलियम लिया, उस बेरिलियम पे उसने हीलियम की बम्बार्डमेंट कराई, उस रिएक्शन से एरो बना। एरो बनने के बाद एक एलिमेंट मिला कार्बन का, और दूसरा एक ऐसा पार्टिकल मिला जिस पार्टिकल पे चार्ज ही नहीं था, है ना। देख रहे हो, मतलब उसके अंदर दिमाग कितना होगा। उसने बेरिलियम लिया, बहुत पतला कर दिया, उस पर अल्फ़ा पार्टिकल फेंक फेंक के मारे। भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, उसे सपना आया क्या नहीं, लेकिन उसका दिमाग देखो। उसने बेरिलियम की बहुत पतली शीट ली, उस पर अल्फ़ा पार्टिकल को फेंक फेंक के मारा, और उसने क्या करा, उसके बाद देखा एक कार्बन का एलिमेंट मिला,
और साथ में एक ऐसा पार्टिकल मिला जिस पे चार्ज ज़ीरो था, बिल्कुल, जिस पे चार्ज बिल्कुल ज़ीरो था। अब और उसने ये भी देखा उस पार्टिकल पे जो उस पार्टिकल का जो मास था ना, ऑलमोस्ट 1 था, यानी कि ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर जितना मास था उसके ऊपर। अब तुम कहोगे अरे यार ये बेरिलियम जो है ना, यार बेरिलियम में है। अब तुम ये सोचोगे यार बेरिलियम की रिएक्शन हमने हीलियम के साथ कराई, बेरिलियम की रिएक्शन हमने हीलियम के साथ कराई, तो यार ये कार्बन कहाँ से डेवलप हो गया है? भाई सोचो एक बार, तुम अगर NaCl की रिएक्शन NaOH से करा रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें पता रहता है कि यार हाँ भाई एटम रीअरेंज हो रहे हैं, तो अगर ये इसके साथ चला गया तो ये दोनों बचे, अब ये दोनों आपस में अरेंज होकर एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन तुम यहाँ सोचो, यहाँ पे क्या हुआ, बेरिलियम की रिएक्शन किसके साथ हुई, बेरिलियम की रिएक्शन हीलियम के साथ हुई और कार्बन आ गया भाई। सोचने वाली बात है यार, बहुत ज़्यादा वाली, मतलब कार्बन कैसे आ गया? मैं बताता हूँ क्यों। ये जो रिएक्शन है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा अलग होती हैं, उनके बारे में हम बहुत ही कम पढ़ते हैं, और पढ़ते भी हैं ना तो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। 11th में हमारा कोई काम नहीं आता उन न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ने का। तो जिस टाइम हम 12th क्लास में वो टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसी टाइम तुम्हें समझ में आएगा। बस इस वक्त ये याद रखो, इस वक्त सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि कार्बन कहाँ से आया। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछेगा कि कार्बन कहाँ से आया। लेकिन हाँ, एज अ तुम्हें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट दिलाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कार्बन कहाँ से आ गया। ये कार्बन इसलिए आया क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन है ही नहीं। ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन भाई हमें नहीं पढ़नी है अभी, हम बाद में पढ़ेंगे क्लास 12th में जाके, तो भूल जाओ इस बात को। बस ये याद रखो कार्बन जो है वो कैसे मिला, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है इसलिए कार्बन डेवलप हो गया, बस इतना याद रखो। अब इसके बाद हम क्या पढ़ाते हैं, इसके बाद आता है ना, मैं बीच बीच में पढ़ा रहा हूँ मतलब, है ना, क्योंकि इस वीडियो को कोई ज़्यादा कोई देखने वाला नहीं है, मैं अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि यार देख, मुझे सामने इस तरीके से पढ़ाने का ज़्यादा शौक है। मैं यार कॉपी पे नहीं समझा सकता, मुझे एक्सप्रेशन लाने हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे एक्सप्रेशन लाने हैं अपने अंदर बोलते बोलते। तो यार देख, लिखने की प्रैक्टिस तो बाद में भी हो जाएगी, है ना, लिखने की प्रैक्टिस बाद में भी हो जाएगी, किस तरीके से बोर्ड पे लिखा जाता है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एकदम से डेवलप नहीं होने वाले। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं कॉपी पे लिख के तो बनाऊँ ही ना, मैं डायरेक्ट कोई सा टॉपिक उठाऊँ और डायरेक्ट कैमरे के सामने पढ़ाऊँ, ताकि मेरे ये एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन मेरे बहुत बेहतरीन हो जाए, है ना। अब एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। बीच में मैंने बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए ना, क्यों भाई? वे समझाने के न्यूमेरिकल टाइप के हैं, वे थोड़ी थ्योरी है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6666 कुछ भी होता हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह 9 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं। तो उस पर नहीं जा रहा मैं, क्योंकि मुझे कॉपी लानी पड़ेगी, फिर यार कॉपी पे समझाना पड़ेगा, मेरे ऐसे एक्सप्रेशन डेवलप नहीं हो पाएंगे अगर मैं कॉपी पे समझाऊंगा। तो मैं तुम्हें एटॉमिक मॉडल के बारे में समझाता हूँ। तो सिर्फ इसमें मैं अभी तुम्हें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे यार अब टाइम होने वाला है ना, टाइम होने वाला है, मुझे जाना भी है। तो मैं अभी सिर्फ तुम्हें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये पढ़ाऊँगा। तो बोलते बोलते मुझे लगभग 30 मिनट तो हो ही जाएंगी। कोई नहीं, 30 से 35 मिनट भी अगर मैं बोल रहा हूँ रोज़ का, तो मेरे लिए बहुत है। 2 दिन में एक वीडियो बना रहा हूँ, मेरे लिए बहुत है। मेरे जो पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए 35 मिनट भी बहुत है, 30 मिनट भी बहुत है। अगर मैं 2 दिन में एक वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये एक्सप्रेशन डेवलप करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। अब एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं, मतलब एटम के बारे में कितने कितने लोग आए, है ना, बाहर बाहर से कितने लोग आए और आके अपनी प्रतिक्रिया दी, है ना। जैसे मैं हूँ, है ना, मैं आया थॉमसन, सबसे पहले आया थॉमसन, भैया ये एटम है, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, है ना, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, मैं ऐसे कर क्यों रहा हूँ, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, है ना, ये आंखें बंद क्यों कर रखी है। भाई उसने करा ही ऐसा काम है, भाई बंदा बावला था। मैं बताता हूँ कैसे। उसने क्या बताया, सबसे पहले थॉमसन मॉडल सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। थॉमसन ने क्या किया, सबसे पहले ये जो मॉडल दिया ना इसने, ये मॉडल नींद में दिया था, है ना। ये मॉडल क्या करा इसने, नींद में दिया था। उसे क्या करा, उसे एक सपना आया सबसे पहले ना, बढ़िया नींद से चैन से भाई वो फोल्डिंग पे
है ना, टांग पे टांग धर के सो रहा था, छत पे सोता है ना, छत पे तारों को देख रहा था बहुत ध्यान से, है ना, चांद को भी देख रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था वो। ध्यान से देखते देखते उसको लगी नींद। अब नींद में उसे सपना आया, सपना जैसे उसने देखा, सपने में आया, उसको क्या दिखा, एक स्फेरिकल चीज़ दिखी। क्या दिखी उसको? एक स्फेरिकल चीज़ दिखी। उस स्फेरिकल चीज़ को उसने एटम बोला सबसे पहले, है ना। उसने कहा कि यार मुझे एक सपना आया, है ना, ये जो उस सपने में उसने क्या बताया, सपना देखा उसने, उठा जैसे ही, उसने उठने के तुरंत बाद बोला कि भाई मुझे एक सपना आया। मैंने कही कि बताया क्या सपना आया? उसने कहा यार एक एटम नाम की चीज़ होती है। मैंने कहा होती है ना, एक एटम नाम की चीज़ होती है। तो उसने कहा कि एटम जो होता है ना वो स्फेरिकल इन शेप होता है। मैंने कहा यार चल ठीक है भाई, तू दिमाग वाला बंदा है, तू साइंटिस्ट है, तो भाई सही कहा तूने, हाँ है ना, एटम स्फेरिकल शेप का होता है, मान लिया। और उसने क्या कहा, उसने कहा इसकी जो रेडियस होती है ना, इसकी जो रेडियस होती है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की रहती है। क्या कहा उसने? उस स्फेरिकल शेप के एटम की जो रेडियस होती है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। मैंने कहा चल मान लिया भाई तेरी बात भी, है ना, क्योंकि उस टाइम तो भाई कोई साइंटिस्ट ही ना था इतना पॉपुलर, थॉमसन जैसा। तो मैंने सोचा यार थॉमसन ही एक लौता साइंटिस्ट है, तो क्यों ना उसकी बात मान ली जाए कि हाँ एक एटम होता है जिसका साइज़ जो होता है वो स्फेरिकल शेप होती है, और उसका जो रेडियस होता है ना वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है। चलो मैंने मान लिया, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा जैसे तरबूज होता है ना, तुमने भाई गर्मियाँ हो रही हैं भाई, सब तरबूज खाते हैं, सब तरबूज के शौकीन हो। उस थॉमसन ने क्या कहा, उसने कहा जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज में क्या तुम क्या देखते हो तरबूज के अंदर? सर हम तो खाना देखते हैं, हम तो खाने के लिए देखते हैं उसको। नहीं यार, तरबूज को ध्यान से देखना, ध्यान से क्या भाई, दूर से भी देखोगे तो भी दिख जाएगा। तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें ये दिखेगा कि उस तरबूज के अंदर बहुत सारा पार्ट पॉजिटिव है, बहुत सारा पार्ट रेड कलर का है ना। थॉमसन की भाषा बोल रहा था भाई, मैं भी बावला हो रहा था, मतलब थॉमसन की तरह। तुम देखोगे कि जो वो है ना, क्या नाम है ये, तरबूज है, वो तरबूज में तुम्हें बहुत सारा पार्ट पॉजिटिव मिलेगा, है पॉजिटिव नहीं, सॉरी यार, बहुत सारा पार्ट रेड मिलेगा। और तुम ये भी देखोगे बहुत सारे उसमें छोटे छोटे बीज होंगे, बहुत सारे भी नहीं, उसमें कुछ बीज होंगे जो कि उसमें पड़े रहे होंगे, है ना, उसमें अलग अलग जगह पे ऐसे बीज पड़े रहे होंगे उस लाल पार्ट के अंदर। तो इसने उसी को देख के अपना मॉडल डिज़ाइन करा। उसने क्या कहा, उसने कहा जैसे तुम वाटरमेलन को देखते हो ना, जैसे वाटरमेलन में लाल पार्ट होता है ना, जैसे मेरी शर्ट है ना, ऐसे ही जैसे ही उस वाटरमेलन में लाल पार्ट होता है ना बीच में, ऐसे ही मैंने जो एटम डिज़ाइन कराया ना, जैसे मैंने एटम को डिस्क्राइब कराया, उस एटम में भी पॉजिटिव चार्ज है ना, पूरा का पूरा ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट है। वो भी कैसा? यूनिफॉर्मली, यानी हर जगह सेम चार्ज अवेलेबल है ना, पूरे के पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है। और उसने क्या कहा, उसने कहा जैसे तरबूज के अंदर ब्लैक ब्लैक कलर के बीज रहते हैं ना, ऐसे ही जैसे वो बीज उसके पॉजिटिव उस लाल पार्ट के अंदर पड़े रहते हैं ना, ऐसे ही मैंने जो एटम डिज़ाइन करा है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर इस तरीके से ऐसे ही पड़े रहे हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज पड़े होते हैं, है ना। तरबूज के अंदर क्या है, लाल पार्ट रहता है, जैसे मान लो ये लाल पार्ट है भाई, ये तो हाथ काले हो रहे हैं मेरे, ऐसे बोलो, मान लो ये लाल पार्ट है, बीज क्या है, मेरे हाथ देखो काले है ना, तो बीज ऐसे पड़े रहते हैं ना, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे बीज ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है ना, और जैसे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, नहीं जैसे उसमें है, जैसे तरबूज में रेड पार्ट है, ऐसे ही मेरे एटम में पॉजिटिव चार्ज है। जिस तरीके से वहाँ पे रेड पार्ट पूरा स्फीयर में फैला हुआ है, ऐसे ही मेरे एटम में पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है।
जैसे उस वाटरमेलन में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है अपनी अलग अलग जगह पे, ऐसे ही मेरे जो एटम है उसके अंदर भी ऐसे एटम रखे हुए हैं, ऐसे एटम अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। उसको उसने बस सिर्फ इतना ही बोला, है ना। अब ये सही है गलत है वो हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। उस बंदे को तो सपना आया, उसने बता दिया, बस उस बंदे को तो सपना आया और उसने बता दिया, लेकिन इस बारे में हमें ही है ना, हमें ही पता लगाना पड़ेगा कि ये बंदा सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो इसकी गलतियाँ निकालते हैं, है ना। चलो हम गलतियाँ निकालते हैं इसकी। तो लिमिटेशन देखते हैं, यानी किस किस चीज़ों को ये समझा नहीं पाया, यानी कि क्या क्या चीज़ें इसकी गलतियाँ थी, लेकिन इसको ये समझा भी नहीं पाया और गलतियाँ तो थी ही इसकी। तो अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल की कमियाँ क्या थी, क्या क्या चीज़ें ये समझा नहीं पाया। अभी तुमने पढ़ा है कि उसने क्या कहा, उसने कहा जैसा लाल पार्ट उस तरबूज में है ऐसे ही मेरे एटम में पॉजिटिव चार्ज है, जैसा उस तरबूज में बीज है ऐसा ही मेरे एटम में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अब यही हुई उसकी सबसे पहली गलती। सबसे पहली गलती हमने जो पकड़ी उसकी इसी चीज़ के अंदर पकड़ी, है ना। हमने ही पूछा कि भाई एक बात बता, ये जो एटम में तेरा पूरी जगह पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, भाई पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा। दूसरा ये बता, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पहली बात पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल क्यों नहीं हो रहा। दूसरी बात पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा। तीसरी बात मुझे ये बता, ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल क्यों नहीं कर रहा। तूने तो कह दिया ये एक जगह पड़े हुए हैं, हमने मान लिया, लेकिन ये बता ये पड़े हुए कैसे हैं, ये अट्रैक्ट रिपेल कुछ तो फील करते होंगे, कुछ तो फीलिंग्स होंगी उसकी, उसको तेरे लिए। फीलिंग्स तो उसको भी नहीं थी, है ना। तो कुछ तो फीलिंग्स होगी इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए, अट्रैक्ट कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं, कुछ तो बता। ये एटम स्टेबल कैसे है तेरा। थॉमसन ने कहा मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता ये स्टेबल कैसे है। मुझे तो सपना आ गया था, मैंने सपना देखा और तुम्हारे सामने बता दिया और तुम भी पागल थे जो तुमने मेरी बात मान ली। इतना कह के भाग गया। इतना कह के वो भाग गया। ठीक है भाई मान लिया, क्योंकि यार देख वो इनिशियल साइंटिस्ट था, उसने अपनी इनिशियल थ्योरी दी तो भाई हमने मान लिया कि यार भाई तू सही कह रहा है ना, तू पढ़ा लिखा है। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि यार मैं पागल हूँ मान लिया, मुझे सपना आया मैं मान लिया, लेकिन तूने मेरी बात कैसे मान ली, तू भी तो पागल हुआ। उसने ये कहा बस अपना। अब भाई फिर हमने क्या कहा, बेटे तूने एक बात तो कह दी है, अब तेरी दूसरी गलती भी निकाल लूँगा, अब तो देख लिए। मैंने अभी तो सिर्फ एक गलती निकाली है तेरी, अब मैं तेरी दूसरी गलती भी निकालूंगा। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी दूसरी गलती। इसकी दूसरी गलती क्या थी, है ना। अब दूसरा बंदा आया कोई, है ना, पहले गलती तो मैंने निकाल दी थी, अब मेरा दोस्त आया, है ना। मेरे दोस्त ने क्या कहा, वो आया भगा भगा, थॉमसन भाई थॉमसन भाई। उन्होंने कहा हाँ भाई पता, क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा यार तूने एटम के बारे में तो बता दिया, तूने एटम के बारे में तो बता दिया, यार न्यूक्लियस के बारे में क्या बताया तू। न्यूक्लियस भी तो होता है भाई, तुम सबको पता है न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर। तो थॉमसन से ये क्वेश्चन पूछा गया कि यार ये बता न्यूक्लियस का क्या हुआ, न्यूक्लियस के बारे में भी तो कुछ बता। उसने क्या कहा, उसने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूँ मुझे सपना आया था, सपना आया था, सपना आया था, सपना आया था। मुझे नहीं पता भाई न्यूक्लियस उसमें है या नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया, है ना। इस ये क्या थी, इसकी दूसरी गलती थी जो हमने निकाली। क्यों, क्योंकि भाई पहले उसने भाई गुस्सा दिला दिया, तो हमने कहा भाई बेटा मैं पागल हूँ तो तू भी पागल बन जाएगा क्या, तू भी मेरी बात मान लेगा क्या। तो मैंने क्या कहा, बेटा तेरी दूसरी गलती भी निकालूंगा। तो मैंने दूसरी गलती क्या निकाली कि तूने एटम के बारे में तो बता दिया, तूने क्या न्यूक्लियस के बारे में बताया, नहीं बताया तूने मुझे न्यूक्लियस के बारे में, नहीं बताया तूने मुझे न्यूक्लियस के बारे में। तो बस उसके बाद भाई साहब बंदा बेहोश, उसके बाद हमने पानी छिड़का उसके ऊपर। पानी हमने उसके ऊपर मारा तब जाके उसे होश आया।
हमने उसे बैठाया, हमने कहा अब क्या कहना चाहते हो? अब उसने कहा मैं फिर यही कहना चाहता हूँ, तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो। मैंने कहा अच्छा बेटा, फिर तू बकेगा, फिर तेरी तीसरी गलती, अब देख तो, अब तू गया, अब तेरी तीसरी गलती निकालो। तो तीसरी गलती हमने उसकी निकाली। फिर हमने उसकी तीसरी गलती निकाली क्या? हमने उसकी तीसरी गलती निकाली कि ये बता, हाँ ये बता तू, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो तूने कहा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे रखे हुए हैं, ये बता ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे हैं? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे क्यों हैं? तुम सबको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमते रहते हैं, है ना, अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अभी तुम्हें पता नहीं है ऑर्बिट वगैरह क्या है, उसकी कहानी अलग है, रदरफोर्ड में बताऊंगा तो ऑर्बिट वगैरह का सीन, ठीक है। तो तुम्हें पता है, इतना तो पढ़ा होगा तुमने 9th में, अपनी जगह पे घूमते रहते हैं, अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो किसी ने ये पूछा थॉमसन से कि यार ये बता, ये जो इलेक्ट्रॉन तू कह रहा है बीज की तरह रखे हुए हैं, रखे कैसे हैं? भाई इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं, तो तेरी थ्योरी में ऐसा क्या है जो भाई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है ऐसा? भाई इस गलती के बाद तो वो मर गया। देख पहली गलती निकाली उसने, हमने उसकी पहली गलती निकाली, उसके बाद कहा बेटा तू पागल है, तो मैं पागल हूँ तो तू भी पागल हो जाएगा। तो हमने क्या करा, बेटा तेरी दूसरी गलती निकाल लेंगे। दूसरी गलती सुन के वो क्या हुआ, बेहोश हो गया। उसके बाद जगाया, उसने फिर कहा जगने के बाद कि बेटा तू पागल है, पागल है, पागल है। मैंने कहा बेटा अब तू गया, अब तेरी ऐसी गलती निकाल लूँगा ना, तू ज़िंदगी भर याद रखेगा। तीसरी गलती हमने निकाला कि इलेक्ट्रॉन एक जगह स्टेबल क्यों है, स्टेबल क्यों है ये बता। बस ये सुनने के बाद भैया बंदा मर गया, बंदा थॉमसन मर गया। इसके बाद हमारी विजय। इसके बाद दूसरा बंदा आया, उसने कहा भाई ये तो मर गया। भाई मरा नहीं था सच में, सॉरी, मरा नहीं था भाई थॉमसन, लेकिन हाँ मैं स्टोरी ऐसा इंटरेस्टिंग वे में तुम्हें समझा पा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग वे में समझाने की वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई बंदा मर गया, ठीक है। अब दूसरा बंदा आया रदरफोर्ड, ठीक है। अब तुम इसमें बताऊँ, इसमें तुम बहुत सारी चीज़ें देखोगे, इसमें तुम कौन कौन से मॉडल पढ़ोगे पहले मैं बताता हूँ। आज सिर्फ मुझे थॉमसन ही पढ़ाना था, तो आज मैं सिर्फ थॉमसन ही पढ़ाऊँगा। अगले दिन या फिर अगले से अगले वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊँगा रदरफोर्ड ने क्या कहा, ठीक है। तो आज सिर्फ मुझे थॉमसन पढ़ाना था, तो मैं आज ये बताता हूँ तुम्हें कि एटॉमिक मॉडल्स होते कौन कौन से हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल सबसे पहला, थॉमसन ने कुछ बातें बताई, उसकी हमने कुछ गलतियाँ निकाली और उसको रफा दफा कर दिया। हमने रफा दफा नहीं करा, नया साइंटिस्ट आया उसने रफा दफा किया। थॉमसन आया, उसकी गलती निकाली, उसको भगा दिया। दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने कुछ बातें बोली, उसकी कुछ गलतियाँ निकाल ली, उसको भगा दिया। तीसरा साइंटिस्ट आया, दूसरा तो कौन सा साइंटिस्ट था, रदरफोर्ड। पहला था थॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा है बोहर एटॉमिक मॉडल, चौथा है क्वांटम एटॉमिक मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो 4 मॉडल हमको पढ़ने हैं। पहले मॉडल में कुछ गलती थी, दूसरा मॉडल आया उस गलती को सुधारने के लिए। दूसरे मॉडल में कुछ गलतियाँ थी, उस गलती को सुधारने के लिए तीसरा मॉडल आया। तीसरे मॉडल में कुछ गलती थी, उस गलती को सुधारने के लिए चौथा मॉडल आया। अब जो चौथा मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसकी गलतियाँ आज तक कोई निकाल नहीं पाया, ये अब तक का लेटेस्ट मॉडल है, इसकी गलतियाँ अभी तक भी कोई नहीं निकाल पाया। और अगर कोई निकालेगा तो तुम्हारा सिलेबस बढ़ जाएगा, है ना, मतलब होगा तो कुछ भी नहीं, है ना। अगर मान लो बाई चांस चौथा मॉडल यानी कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी अगर कुछ गलतियाँ आई ना, तो भाई कुछ होगा नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा सूख जाएगी, तुम्हारा सिलेबस पढ़ जाएगा, तुम्हारे 10 से 15 पन्ने इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि भाई पहले तो वो थ्योरी देगा, उस थ्योरी की गलतियाँ निकाल लेगा, पहले उसको अपनी थ्योरी देगा, उसकी फिर गलती निकलेंगी, फिर कुछ होगा, फिर भाई हम उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो तुम्हारे 15-20 पन्ने यूँ ही बढ़ जाएंगे। तो फालतू को डाउट मत लाओ कि भाई चौथा मॉडल के बाद कौन सा मॉडल आया। तो चौथा मॉडल लास्ट कौन सा था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, बस उसके बाद मॉडल नहीं आया। अगर कोई आता है तो भाई खामखा तुम्हारा सिलेबस बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या क्या कहा। रदरफोर्ड ने भाई मज़ेदार बातें, बहुत सारी बातें बताई और मज़ेदार बताई। भाई थॉमसन तो बावला था, पता ना पागल सा कहाँ से आ गया, लेकिन रदरफोर्ड ने बहुत सारी चीज़ें सुधारी। लेकिन कहीं ना कहीं रदरफोर्ड में भी कुछ कमी थी जो कि बोहर ने सुधारी, और बोहर ने की में जो कुछ गलती थी वो सुधारी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने। तो आज की वीडियो में सिर्फ यहीं पे एंड करता हूँ, है ना।
तो अब कितने मिनट हो चुके हैं मुझे बोलते हो गया है 39 मिनट 55 सेकंड। तो 5 सेकंड में और कर रहा हूँ, 40 मिनट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगली वीडियो में बताऊँगा कि रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा। ठीक है, बाय।